मेरा नाम अंजलि है। न जाने क्यों आज आईना देखने में भी मुझे शर्म आ रही थी। जो चेहरा रोज मेरी खूबसूरती दिखाता था, आज वही मुझे मेरी बदसूरत शख्सियत से डरा रहा था। मेरी गलतियों की शायद कोई माफी भी नहीं थी। उसका क्या कसूर था? यही कि उसने एक आदर्श बेटे का फर्ज निभाया था और मैंने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी। मुझे आज खुद पर बेहद शर्म आ रही थी। पर मैं आप सबको ये क्यों बता रही हूं? क्या मैं उसके 10 साल वापस कर सकूंगी? कभी नहीं। समय बीत चुका है, मैं उसे वापस नहीं ला सकती, पर आप लोगों को अपना जुर्म जरूर बताऊंगी ताकि दुनिया को पता चले। यही मेरी सजा है कि आप सब मुझ जैसी लड़की से सावधान रहें। आइए चलते हैं आज से 15 साल पीछे। मम्मी जल्दी करो, लड़के वाले आ गए हैं, आप जाकर दरवाजा खोलो, कोमल ने चिल्लाकर कहा। उसकी मम्मी ने जवाब दिया, अरे दरवाजा तेरे पापा खोल देंगे, तू जाकर देख कि तेरी दीदी अंजलि तैयार हुई या नहीं। कोमल ने कमरे में झांककर देखा और कहा, दीदी तैयार हो गई हैं, वो लोग आ गए हैं। अंजलि फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने धीमे से कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। कोमल की आवाज सुनकर अंजलि ने फोन काट दिया। कोमल ने फिर टोकते हुए कहा, दीदी जल्दी करो, वो लोग आ गए और आप अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई। अंजलि ने बेरुखी से जवाब दिया, हो जाऊंगी तैयार। और कौन सा मुझे शादी करनी है? मैं तो साफ साफ कह दूंगी कि मुझे अभी और पढ़ना है। कोमल ने उसे समझाते हुए कहा, दीदी जो भी करना सोच समझकर करना, समाज में पापा की बहुत इज्जत है। अंजलि चिढ़कर बोली, हाँ ठीक है, मैं कौन सा चौराहे पर खड़ी होकर उनकी इज्जत नीलाम करने जा रही हूँ? 2 मिनट रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। जब अंजलि सज धज कर बाहर आई तो उसकी सुंदरता देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। अब बस लड़के यानी राहुल की हाँ बाकी थी। अंजलि के पापा सुरेश जी, जो पुलिस में दीवान थे और महकमे में काफी इज्जत रखते थे, उन्होंने राहुल से कहा, बेटा अगर तुम अंजलि से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अंजलि को लगा था कि जब राहुल उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाएगा तो वो साफ कह देगी कि वो समीर से प्यार करती है। उसे यकीन था कि ये सुनकर राहुल खुद शादी के लिए मना कर देगा, लेकिन राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं पूछना। अगर मम्मी और मेरी बहन नेहा को अंजलि पसंद है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। राहुल की बात सुनकर अंजलि के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सबके सामने खड़े होकर शादी के लिए मना कर सके। वहीं बैठे बैठे रिश्ता तय हो गया। राहुल की माँ सुमित्रा जी ने अंजलि के गले में सोने की चैन पहनाकर रिश्ता पक्का कर दिया। सुरेश जी ने भी राहुल और उसके परिवार को उपहार देकर अपनी रजामंदी दे दी। घर में सब बहुत खुश थे। कोमल अपने होने वाले जीजाजी को देख रही थी और अंजलि की मम्मी सुमित्रा जी को पूरा घर दिखा रही थीं। लेकिन अंजलि का उस माहौल में दम घुट रहा था। राहुल और उसके पापा सुरेश जी से पुलिस की नौकरी की चुनौतियों पर बातें कर रहे थे। राहुल बीच बीच में अंजलि को चोरी छिपे निहार रहा था, लेकिन अंजलि का ध्यान कहीं और था। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी और उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी राहुल के कमरे में दाखिल होते ही बहस की आवाजें आने लगीं। सुमित्रा जी अंजलि को समझा रही थीं कि अब उसकी शादी हो चुकी है और उसकी अपनी मर्यादाएं हैं। अगर घर की बहू बेटियां मर्यादा में रहें तो ही बेहतर है, वरना समाज में तमाशा बनते देर नहीं लगती। हुआ क्या? राहुल ने जोर से पूछा। अंजलि ने तुरंत मौका संभालते हुए कहा, अच्छा हुआ राहुल तुम आ गए। मेरा एक कॉलेज का दोस्त समीर तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम घर में नहीं थे। मैंने उसे अपने कमरे में बैठा लिया तो मम्मी जी ने मुझ पर लांछन लगा दिया। क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? सुमित्रा जी ने सफाई देते हुए कहा, नहीं अंजलि, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं बस इतना जानती हूं कि ये गलत है और मैं तुम्हें बस समझाने की कोशिश कर रही थी। राहुल ने बात खत्म करने के लहजे में कहा, जाने दो मम्मी, बहुत करीबी दोस्त होगा इसलिए बेवक्त चला आया और अंजलि को उस पर विश्वास होगा तभी कमरे में ले गई होगी। अच्छा, कोई जल्दी से अच्छी सी चाय बना दो। राहुल के इस सीधेपन ने अंजलि को और मौका दे दिया। अब उसने तय कर लिया था कि वो बात बात पर झगड़ा करेगी। एक दिन समीर घर आया। अंजलि रसोई के लिए कुछ नया सामान लाई थी। उसने समीर से कहा, आ जाओ समीर, ये सामान इधर रख दो। सुमित्रा जी को लगा कि चलो अंजलि अपना घर समझकर कुछ नया कर रही है, लेकिन जब उन्होंने नया गैस चूल्हा देखा तो चौंक गईं। उन्होंने पूछा, अंजलि ये क्या है? अंजलि ने सपाट लहजे में जवाब दिया, वो क्या है ना मम्मी जी, आज से मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी और राहुल भी चाहें तो मेरे साथ ही खा सकते हैं, उनकी मर्जी। मैं कौन होती हूँ आपके बेटे को आपसे अलग करने वाली? सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भारी मन से कहा, अंजलि ये तुमने ठीक नहीं किया। अंजलि ने उनकी बात अनसुनी कर दी और समीर की तरफ मुड़कर बोली, समीर बताओ,
चाय पियोगे या कॉफी? सुमित्रा जी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने दिनों तक उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया ताकि घर की सुख शांति बनी रहे, पर अंजलि ने जीवन भर की गृहस्थी को 2 भागों में बांट दिया था। उनके पति ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, मत रो, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं कल ही नेहा के रिश्ते के लिए राकेश जी से मिलता हूँ। उनकी बहुत इच्छा है कि नेहा उनके घर की बहू बने। शाम को जब राहुल घर आया और उसे ये बात पता चली तो उसने अंजलि को बहुत समझाने की कोशिश की, पर अंजलि ने अपनी इस हरकत का पूरा दोष सुमित्रा जी और नेहा पर मढ़ दिया। राहुल अपनी माँ और बहन को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने रात का खाना अंजलि के साथ नहीं बल्कि अपनी माँ के साथ ही खाया। अंजलि तो बस इसी मौके की तलाश में थी। उसने अगले दिन कहा, आप लोगों को मेरा अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगा ना? चलो ठीक है। उसने तुरंत समीर को फोन लगाया। हेलो समीर, जल्दी से घर आ जाओ। समीर के आते ही अंजलि ने कहा, समीर, ये चूल्हा अपने घर ले जाओ, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब काम आएगा। चलिए, ये किस्सा ही खत्म। अंजलि का ये रूप देखकर घर के सभी लोग परेशान थे कि आखिर वो क्या करने जा रही है। घरवाले अभी सोच ही रहे थे कि क्या इस बारे में अंजलि के पापा सुरेश जी को बताना चाहिए, तभी रसोई से अंजलि के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। पापा बचाओ, पापा बचाओ। सब लोग घबराकर रसोई की ओर भागे। वहां का नजारा देखकर सब दंग रह गए। अंजलि खड़ी मुस्कुरा रही थी और गैस पर पानी गर्म हो रहा था। राहुल ने घबराकर पूछा, अंजलि क्या हुआ? इतना क्यों चीख रही थी? सबके सामने ही अंजलि ने खौलता हुआ गर्म पानी अपने पैरों पर डाल लिया और हाथों पर भी उसके छींटे मार लिए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये खुद को चोट क्यों पहुंचा रही है। सब हैरान और बुरी तरह डरे हुए थे कि अब आगे क्या होने वाला है। रसोई में जो तमाशा मैंने खड़ा किया था उसने पूरे घर की रूह कंपा दी थी। जैसे ही मैंने अपने ऊपर गर्म पानी डाला, मैं जोर जोर से रोने और चीखने लगी। राहुल ने बदहवास होकर मुझे पकड़ा। अंजलि, ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने रोते हुए चिल्लाकर कहा, तुम सब मुझे मार डालना चाहते हो। मम्मी जी ने मुझ पर खौलता पानी फेंक दिया। राहुल, देखो इन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया। सुमित्रा जी और नेहा पत्थर की मूरत बनी खड़ी थीं। उनकी आंखों में दहशत थी कि कोई इंसान इतना बड़ा झूठ इतनी सफाई से कैसे बोल सकता है। सुमित्रा जी कांपते हुए बोली, अंजलि, ये क्या कह रही हो? हमने तो तुम्हें छुआ तक नहीं। लेकिन मैं रुकने वाली नहीं थी। मैंने तुरंत अपने पापा सुरेश जी को फोन लगा दिया। जब पापा अपनी पुलिस की गाड़ी लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने मेरी हालत देखी और उनका खून खौल उठा। एक पिता के लिए अपनी बेटी को जलते हुए देखना असहनीय था। उन्होंने बिना कुछ सुने राहुल के पापा और राहुल पर हाथ उठा दिया। मेरी बेटी को जलाकर मारना चाहते थे तुम लोग। दीवान सुरेश चंद्र की बेटी पर हाथ डाला है तुमने, इसकी कीमत तुम सबको चुकानी होगी। पापा की दहाड़ से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। राहुल गिड़गिड़ाता रहा, अंकल विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, ये सब अंजलि ने खुद किया है। पर पापा ने एक न सुनी। उन्होंने राहुल, उनके पिता और सुमित्रा जी को थाने भिजवा दिया। नेहा घर में अकेली रह गई, रोती बिलखती हुई। मेरा मकसद पूरा हो गया था। मैं चाहती थी कि ये घर टूट जाए ताकि मैं समीर के पास जा सकूं। अस्पताल में पट्टी बंधवाते वक्त भी मेरी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इस नफरत की आग में मैंने सिर्फ उनका घर नहीं बल्कि अपनी इंसानियत भी जला दी थी। राहुल, जो एक आदर्श बेटा था जिसने बिना सवाल किए मुझे अपनाया था, आज मेरी वजह से सलाखों के पीछे था। 15 साल बाद आज जब मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे वो जलने के निशान नहीं बल्कि अपनी वो बदसूरत रूह दिखाई देती है। मैंने समीर के लिए एक भले परिवार को बर्बाद कर दिया, पर क्या समीर मेरा हुआ? नहीं। वक्त किसी को नहीं छोड़ता। आज मैं अकेली हूं और वो यादें मुझे हर पल डराती हैं। काश मैं उस दिन वो खौलता पानी खुद पर न डालती। काश मैंने अपनी झूठी कहानी न बुनी होती। पापा ने पुलिस के रसूख का इस्तेमाल करके राहुल और उसके पूरे परिवार पर दहेज उत्पीड़न और हत्या की कोशिश का संगीन मामला दर्ज करवा दिया। राहुल और उसके पापा को जेल भेज दिया गया। सुमित्रा जी को भी महिला थाने ले जाया गया। नेहा अकेली घर में रह गई थी। उसका रो रोकर बुरा हाल था। समाज में जिस महेश चंद्र की इतनी इज्जत थी, उनकी बेटी ने ही उनके दामन पर दाग लगा दिया था। पर पापा को सच नहीं पता था। उन्हें लगा कि सच में उनकी बेटी के साथ जुल्म हुआ है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं अपने मायके आ गई। समीर रोज मुझसे मिलने आता। हम दोनों खुश थे कि अब हमारी राह का कांटा साफ हो गया है। मैंने राहुल से तलाक की अर्जी दे दी। जेल में राहुल टूट चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को उसने पहली नज़र में पसंद किया था वो इतनी खतरनाक साजिश रच सकती है। कोर्ट में जब मामला चला तो मैंने झूठे गवाह और सबूत पेश किए।
अपनी जली हुई खाल दिखाकर मैंने कोर्ट की सहानुभूति बटोर ली। नतीजा ये हुआ कि राहुल को 10 साल की सजा हो गई और सुमित्रा जी सदमे के कारण बिस्तर से लग गईं। नेहा की शादी जो तय हुई थी वो भी इस बदनामी के कारण टूट गई। एक हंसता खेलता परिवार मेरी एक जिद और समीर के प्यार के पागलपन में पूरी तरह तबाह हो गया। मैंने राहुल से तलाक ले लिया और समीर से शादी कर ली। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी जन्नत हो जाएगी, पर कुदरत का इंसाफ अभी बाकी था। समीर, जिसके लिए मैंने ये सब किया था, शादी के 2 साल बाद ही अपना असली रंग दिखाने लगा। उसे लगने लगा कि जो लड़की अपने भले पति और ससुराल को जेल भिजवा सकती है वो उसकी सगी कभी नहीं होगी। शक और झगड़ों ने हमारे रिश्ते को खोखला कर दिया। एक रात समीर ने नशे में मुझसे कहा, अंजलि, तुमने राहुल के साथ जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसी साल एक एक्सीडेंट में समीर की मौत हो गई। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। पापा भी रिटायर हो चुके थे और जब उन्हें धीरे धीरे मेरी सच्चाई का पता चला तो उन्होंने भी मुझसे नाता तोड़ लिया। कोमल ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। आज 15 साल बीत चुके हैं। राहुल जेल से बाहर आ चुका है, पर उसकी जवानी के वो 10 साल, उसके पिता का सम्मान और उसकी माँ की सेहत, सब मेरी वजह से खत्म हो गए। कल मैंने राहुल को बाजार में देखा। वो बूढ़ा लगने लगा था, पर उसकी आंखों में आज भी वही शांति थी जो शादी के दिन थी। उसने मुझे देखा, पर पहचान कर भी अनजाना बनकर आगे बढ़ गया। उसकी वो खामोशी मुझे उन चीखों से ज्यादा डरा गई जो मैंने रसोई में झूठी पैदा की थीं। आज आईने के सामने खड़ी होकर मैं खुद से पूछती हूँ कि क्या मिला मुझे। वो समीर भी नहीं रहा और वो मासूमियत भी नहीं। मेरा जुर्म आज पूरी दुनिया के सामने है, पर अफसोस कि मैं गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं ला सकती। राहुल को देखने के बाद मेरा मन ग्लानि से भर उठा था। मैं चाहती थी कि एक बार उसके पैरों में गिरकर माफी मांग लूं, पर मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी। अगले दिन मुझे पता चला कि राहुल अब शहर के एक छोटे से अनाथालय में बच्चों को पढ़ाता है। उसकी माँ सुमित्रा जी अब इस दुनिया में नहीं रही थीं और नेहा की शादी एक सीधे सादे परिवार में हो गई थी, पर वो आज भी राहुल के साथ ही रहती थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और उस अनाथालय पहुंच गई। वहां का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। राहुल व्हीलचेयर पर बैठा बच्चों को कहानी सुना रहा था। जेल की काली कोठरी और उस हादसे के तनाव ने उसके शरीर को समय से पहले ही जर्जर कर दिया था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। न गुस्सा, न नफरत, बस एक गहरी शून्यता थी। मैं उसके पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, राहुल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जिंदगी के 10 साल छीन लिए, तुम्हारा परिवार उजाड़ दिया। मैं अपराधी हूँ, मुझे पुलिस के हवाले कर दो। राहुल ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, अंजलि, तुम्हें पुलिस के हवाले करके क्या मिलेगा? जो 10 साल बीत गए, क्या वो लौट आएंगे? जो माँ मुझे छोड़कर चली गई, क्या वो वापस आएगी? सजा तो तुम्हें कुदरत ने पहले ही दे दी है। तुम आज जिंदा होकर भी हर पल मर रही हो और मैं सब कुछ खोकर भी आज शांत हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि असली सजा जेल जाना नहीं, बल्कि अपनी नज़रों में गिर जाना है। राहुल ने आगे कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था, क्योंकि नफरत पालने के लिए भी दिल में जगह चाहिए होती है, और मेरे दिल में अब सिर्फ इन बच्चों के लिए जगह है। तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं वहां से भारी कदमों से बाहर निकल आई। घर पहुंचकर मैंने अपनी सारी संपत्ति उस अनाथालय के नाम करने का फैसला किया। मैंने तय किया कि अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी उन लोगों की सेवा में लगाऊंगी जिनका हक मैंने छीना था। मैंने अपनी कहानी एक डायरी में लिखी और उसे अखबार में छपने के लिए भेज दिया, ताकि कोई और लड़की अंजलि न बने और कोई और राहुल बिना कसूर के सलाखों के पीछे न जाए। आज जब मैं सड़क पर चलती हूँ तो लोग मुझे हिकारत की नज़र से देखते हैं। यही मेरी सजा है और यही मेरा प्रायश्चित। आईने में दिखने वाला वो चेहरा अब मुझे डराता नहीं, बल्कि याद दिलाता है कि सच चाहे कितना भी कड़वा हो, उसे स्वीकार करना ही शांति का एकमात्र रास्ता है। 15 साल पहले जो अंजलि मर चुकी थी, आज वो अपनी गलतियों के मलबे पर एक नई इंसान बनने की कोशिश कर रही है। अपनी सारी संपत्ति अनाथालय के नाम करने के बाद मैंने अपना आलीशान बंगला छोड़ दिया और शहर के किनारे एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगी। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, पर वो रातों की नींद और मन का चैन नहीं खरीद सका। अब मेरा हर दिन प्रायश्चित की आग में तपते हुए बीत रहा था। मैंने तय किया कि मैं उसी अनाथालय में रसोई का काम करूंगी, ताकि अपने हाथों से उन बच्चों के लिए खाना बना सकूं जिनके संरक्षक की जिंदगी मैंने तबाह की थी। शुरुआत में राहुल ने मुझे वहां देखकर अनदेखा किया। नेहा तो मुझे देखते ही नफरत से मुंह फेर लेती थी। एक दिन नेहा ने सबके सामने मुझसे कहा, अंजलि, ये दिखावा क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ खाना बनाकर तुम मेरी माँ के उन आंसुओं का हिसाब दे पाओगी जो उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे रोए थे? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस सिर झुकाकर सब्जियां काटती रही।
मेरी आंखों से आंसू गिरकर फर्श पर टपक रहे थे। मैंने बस इतना ही कहा, नेहा, मैं हिसाब बराबर करने नहीं आई हूं, मैं तो बस अपनी गंदी रूह को थोड़ा साफ करने की कोशिश कर रही हूं। वक्त गुजरता गया। एक दिन अनाथालय का एक बच्चा बहुत बीमार हो गया। उसे तुरंत खून की जरूरत थी और उसका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ था। पूरे अस्पताल में कोई डोनर नहीं मिल रहा था। जब मुझे पता चला तो मैंने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया। मेरा ग्रुप उस बच्चे से मेल खा गया। कमजोरी के बावजूद मैंने उसे खून दिया। जब मैं वार्ड से बाहर निकली तो सामने राहुल खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार वो शून्यता नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अंजलि, आज तुमने एक जान बचाई है। शायद खुदा तुम्हें धीरे धीरे माफ कर रहा है। उन शब्दों ने मुझे वो सुकून दिया जो करोड़ों की संपत्ति भी नहीं दे सकी थी। राहुल और मेरे बीच अब कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक मानवीय संवेदना का धागा फिर से जुड़ने लगा था। वो मुझे माफ कर चुका था, लेकिन मेरा अपना मन मुझे माफ करने को तैयार नहीं था। मैंने अपनी पूरी कहानी एक किताब की शक्ल में लिखी, जिसका शीर्षक था एक गुनहगार की डायरी। यह किताब जब प्रकाशित हुई तो समाज में तहलका मच गया। कई लोगों ने मुझे पत्थर मारे, कई ने थूका, पर कुछ ऐसी लड़कियां भी थीं जो गलत कदम उठाने जा रही थीं। उन्होंने मुझे पत्र लिखकर बताया कि मेरी कहानी पढ़कर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। आज 15 साल के उस अंधेरे के बाद मुझे लगा कि मेरी सजा का एक मकसद मिल गया है। मैं दूसरों को उस गर्त में गिरने से बचा पा रही थी जिसमें मैं खुद गिर चुकी थी। राहुल अब बहुत कमजोर हो चुका था। आखिरी वक्त में उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, अंजलि, अब खुद को माफ कर दो। जो होना था वो हो गया, अब शांति से जीना सीखो। अगले दिन राहुल ने शांति से दुनिया को अलविदा कह दिया। आज मैं उसी अनाथालय का कामकाज संभालती हूँ। अब आईना देखने पर मुझे वो जली हुई रूह नहीं दिखती, बल्कि एक ऐसी औरत दिखती है जिसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने में अपना जीवन लगा दिया। वक्त को मैं बदल तो नहीं सकी, पर वक्त के साथ खुद को बदल लिया। राहुल के जाने के बाद अनाथालय की पूरी जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर थी। नेहा, जो कभी मुझसे नफरत करती थी, राहुल की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए अब मेरे साथ मिलकर बच्चों की सेवा करने लगी थी। हमारे बीच वो पुरानी कड़वाहट तो कम हो गई थी, लेकिन एक गहरा सन्नाटा हमेशा बना रहता था। एक दोपहर अनाथालय के दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसे देखते ही मेरे पैर ठिठक गए। वह समीर था। नहीं, वो समीर नहीं था। वो समीर का बड़ा भाई रमन था। वो समीर की मौत के इतने सालों बाद मेरे पास आया था। उसने मेरे हाथ में एक पुराना लिफाफा थमाया और भारी आवाज में बोला, अंजलि, समीर ने मरने से पहले ये पत्र मुझे दिया था और कहा था कि जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तभी ये तुम्हें देना। मैंने कांपते हाथों से वो पत्र खोला। उसमें समीर ने लिखा था, अंजलि, जब तुम ये पढ़ रही होगी शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। सच तो ये है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था। मैं बस राहुल और उसके पिता से पुराना बदला लेना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मेरे अवैध धंधों को बंद करवाया था। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया ताकि मैं उनके परिवार को तबाह कर सकूं। मुझे पता था कि तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा अहंकार मेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। मुझे माफ मत करना, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर एक बेगुनाह को सजा दी थी। वह पत्र मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। मेरी पूरी दुनिया एक बार फिर से हिल गई। जिस समीर के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो केवल मेरा इस्तेमाल कर रहा था। मेरी पूरी साजिश, मेरा वो गर्म पानी डालना, राहुल को जेल भिजवाना, सब कुछ एक ऐसे शख्स के इशारे पर था जिसने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब नेहा ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसने वो पत्र पढ़ा और एक लंबी सांस लेकर बोली, अंजलि, राहुल भाई को ये सच हमेशा से पता था। जेल से आने के बाद उन्हें रमन ने सब बता दिया था, लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि तुम यह जानकर पूरी तरह टूट जाओ कि तुम्हारा पूरा जीवन एक झूठ पर टिका था। राहुल की महानता ने मुझे एक बार फिर शर्मसार कर दिया। उसने मेरा सच जानते हुए भी मुझे माफ किया और अनाथालय में काम करने का मौका दिया। अब मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य बचा था। मैंने राहुल की याद में एक न्याय केंद्र की स्थापना की, जहां उन पुरुषों और परिवारों की मदद की जाती है जिन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। मैंने अपनी पूरी कहानी को कानूनी रूप से दर्ज कराया ताकि भविष्य में कानून का दुरुपयोग न हो सके। आज मैं बूढ़ी हो चली हूँ। मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और हाथ कांपते हैं। लेकिन अब जब मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे वो अंजलि नहीं दिखती जिसने अपनी शख्सियत खो दी थी। अब मुझे एक ऐसी औरत दिखती है जिसने सच की कीमत चुकाई है। मैंने अपनी गलतियों से सीखा कि बदला और नफरत केवल विनाश लाते हैं, जबकि क्षमा और सेवा ही आत्मा को शांति दे सकती हैं। अनाथालय के आंगन में खेलते बच्चों की हंसी में मुझे अब राहुल की मुस्कुराहट सुनाई देती है। शायद यही मेरा मोक्ष है।
न्याय केंद्र के काम के दौरान एक दिन मेरे सामने एक ऐसा केस आया जिसने मुझे मेरी रूह तक झकझोर दिया। एक नौजवान लड़का जिसका नाम आयुष था, ठीक उसी तरह के झूठे आरोप में फंसाया गया था जैसा जाल मैंने 15 साल पहले राहुल के लिए बुना था। उसकी आंखों में वही बेगुनाही और वही दहशत थी जो मैंने राहुल की आंखों में देखी थी। उस लड़के की बूढ़ी माँ मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, बेटा, मेरा बच्चा बेकसूर है, पर समाज और कानून उसे अपराधी मान चुके हैं। सुना है आप सच का साथ देती हैं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। उस वक्त मुझे लगा जैसे नियति ने मुझे अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी और सबसे बड़ा मौका दिया है। मैंने अपनी पूरी ताकत आयुष को बेगुनाह साबित करने में लगा दी। मैंने खुद कचहरी में खड़े होकर गवाही दी और समाज के सामने अपनी पुरानी कहानी को ढाल बनाकर रखा। मैंने चीख चीख कर अदालत से कहा, एक बार एक बेगुनाह राहुल अपनी जिंदगी हार चुका है, अब किसी और आयुष के साथ ऐसा मत होने दीजिए। कानून अंधा हो सकता है, पर इंसानियत की आंखें खुली रहनी चाहिए। महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद जीत सच्चाई की हुई। आयुष बाइज्जत बरी हो गया। जिस दिन वो जेल से बाहर आया, उसने अनाथालय आकर राहुल की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और मुझसे कहा, अंजलि जी, अगर आज आप न होती तो मैं भी किसी अंधेरी कोठरी में अपनी जवानी खत्म कर देता। उस दिन मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे राहुल कहीं ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं और मेरे पापों का बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। अब मेरी उम्र ढल रही थी, शरीर थक चुका था, पर मन की शांति बढ़ती जा रही थी। एक शाम मैं अनाथालय के बरामदे में बैठी डूबते सूरज को देख रही थी, तभी नेहा मेरे पास आई। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था जो अनाथालय में नया आया था। उसने उस बच्चे को मेरी गोद में रख दिया। 15 सालों में पहली बार नेहा ने मुझे दीदी कहकर पुकारा। उसने कहा, दीदी, राहुल भाई सही कहते थे, पश्चाताप की आग इंसान को जलाती नहीं बल्कि उसे कुंदन बना देती है। आपने खुद को साबित कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये वही नेहा थी जिसने मुझे कभी घर से निकाला था। आज उसके एक शब्द ने मेरे जीवन भर के वनवास को खत्म कर दिया था। मैंने उस छोटे से बच्चे के माथे को चूमा और महसूस किया कि नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है, पर प्रेम और क्षमा अमर होते हैं। मैंने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, खूबसूरती चेहरे में नहीं, चरित्र में होती है। आईना हमें हमारा चेहरा दिखाता है, पर हमारे कर्म हमें हमारा वजूद दिखाते हैं। मैंने अपनी पूरी उम्र एक गलत आईना देखने में बिता दी, पर आज जब मैं अपनी रूह को देखती हूँ तो वो दागदार तो है, पर उस पर अब सच की मरहम लगी है। उस रात मैंने चैन की नींद ली। अब मुझे आईना देखने में शर्म नहीं आती थी, क्योंकि उस आईने में अब एक अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर समाज के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि उन हजारों लोगों के दिलों में एक सबक बनकर जिंदा हो गई जो आज भी सच्चाई और झूठ के बीच संघर्ष कर रहे हैं। जिंदगी की ढलती शाम में एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। मुझे एहसास हो गया था कि अब बुलावा आ चुका है। मैंने नेहा को अपने पास बुलाया और अनाथालय के सभी बच्चों को इकट्ठा किया। उन नन्हे मुन्ने चेहरों को देखते हुए मैंने अपना आखिरी संदेश उन्हें दिया। मैंने उनसे कहा, बच्चों, हमेशा याद रखना, सच का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में सुकून वहीं मिलता है। कभी किसी की बेगुनाही का फायदा मत उठाना, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो वो बहुत बेरहम होता है। उसी रात खिड़की से आती चांदनी के बीच मैंने अपनी आंखें मूंद लीं। मेरे चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो 15 साल पहले कहीं खो गई थी। मेरी मृत्यु के बाद शहर के हजारों लोग मुझे विदा करने आए। वो समाज जो कभी मुझे नफरत की निगाहों से देखता था, आज मेरी अर्थी पर फूल चढ़ा रहा था। मैंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार उसी जगह किया जाए जहां राहुल की अस्थियां विसर्जित की गई थीं, ताकि अंततः हम उस मिट्टी में मिल सकें जहां कोई भेदभाव और कोई झूठ न हो। नेहा ने अंजलि राहुल सेवा संस्थान को आगे बढ़ाया, जो आज भी हजारों बेगुनाहों के लिए उम्मीद की किरण बना हुआ है। मेरी कहानी अब केवल एक अपराध की दास्तां नहीं रही, बल्कि वो प्रायश्चित और बदलाव की एक ऐसी मिसाल बन गई जिसने अनगिनत जिंदगियों को गलत रास्ते पर जाने से रोक लिया। आईने से शुरू हुई ये कहानी आत्मा की शुद्धि पर जाकर खत्म हुई। कहानी की शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार, जलन और स्वार्थ में उठाया गया एक गलत कदम न केवल दूसरों की जिंदगी तबाह करता है, बल्कि खुद की रूह को भी उम्र भर के लिए जख्मी कर देता है। सुंदरता केवल चेहरे की चमक में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और सच्चाई में होती है। याद रखें, हम अपने कर्मों से भाग सकते हैं, पर अपनी अंतरात्मा की अदालत से कभी नहीं जीत सकते। गलतियों को सुधारने का साहस ही इंसान को महान बनाता है। YouTube चैनल के लिए संदेश। अगर आपको अंजलि की ये मर्मस्पर्शी और भावुक कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कोई सीख मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन की सच्चाई को दिखाती कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए घंटी वाले निशान
बेल आइकन को दबाना न भूलें। अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जीवन की बड़ी सीख को समझ सकें।